कितने बजे फिर क्लास थी आज तुम लोगों की? कंबाइंड थी? सुबह फिर कोई क्लास नहीं थी? क्या था सुबह फिर तुम्हारा? नहीं नहीं, 2 बजे से पहले कुछ वो भी टेस्ट वगैरह था? अरे यार, हाँ वो मैंने बोला भी था, वो मैराथन लेनी है उसकी। चलो कोई बात नहीं, लिखो परिव्राजक डायनेस्टी, इसको पढ़ेंगे है ना। वो लड़की आ गई, हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी से। और एक और कहाँ है वो भी है, आ रहा है। चलो याद करके आए आप लोग? याद किया है? क्या क्या याद करने के लिए दिया था? हाँ, गर्दबिल और नाग डायनेस्टी याद है? कितने बच्चों को याद है क्लास में? क्यों? और आप क्यों नहीं आ रही हो? डेली क्यों नहीं आ रही हो? याद है? क्लासेस लिए? नहीं ली? इधर सबको याद है? चलो ठीक है, इसको देखते हैं, परिव्राजक डायनेस्टी देखिएगा। बीडी सर को जानते हो? बीडी सर को? बीडी सर जानता है कोई? एमपी का एमसीक्यू वगैरह करा देते हैं। हाँ हाँ, वो लड़ाइयाँ, लोग बड़े खतरनाक हो उनके, वो आपसी घर में विवाद हो गया होगा, उनको कुल्हाड़ी वगैरह मार दिया। हाँ हाँ, उन्हीं के चाचा लोगों ने, जमीन का कोई विवाद, पता नहीं क्या करेंगे लोग, इतना पैसा और सब चीजों का समझ नहीं आता। तुम लोग ऐसे मत बनना है ना, कुछ कोई लेके जा रहा है तो दे दो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है, पैसे के कोई मायने नहीं है, कोई भी मायने नहीं। चलो देखते हैं सर, परिव्राजक डायनेस्टी पढ़ते हैं, देखिएगा। इसको समझो सर थोड़ा सा। इसकी जो टाइमलाइन है वो 5th सेंचुरी एडी से लेके जो है 6th सेंचुरी एडी, यानी कि सी ईस्वी, मतलब 500 से लेके 600 ईस्वी के बीच में जो है ये राजवंश रहा, याद रखना पहली चीज तो। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, पन्ना से लेके ये जो पूरा इसमें कटनी भी है, जबलपुर से भी इनके एक्चुअल में सिक्के मिल रहे हैं, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला एरिया, यहां पे ये डायनेस्टी है परिव्राजक। 2 डायनेस्टी एक साथ मिलेंगे, याद रखना आपको। बुंदेलखंड में परिव्राजक है, और इसी के ईस्ट में ये जो बघेलखंड वाला एरिया है, यहां पे उच्चकल्प डायनेस्टी है। कौन सी है? उच्चकल्प। ये दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। कौन कौन सा? परिव्राजक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, और उच्चकल्प कौन सा है? बोलो, बघेलखंड। हालांकि ये जो सतना वाला एरिया है, शायद आधे सतना पे जो है यहां से इनकी कोई बाउंड्री बनती होगी, क्योंकि सतना से हमको जो है उच्चकल्प जो रूलर्स हैं उनके भी कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के, और परिव्राजक शासकों के भी यहाँ से हमको सिक्के मिलते हैं, याद रखना। तो जैसे भूमरा का नाम सुना होगा आपने सतना में, खो का नाम सुना होगा, तो भूमरा और खो से जो है उच्चकल्प और परिव्राजक दोनों राजवंश के क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। तो कोई सतना में इनका जो है एक बाउंड्री रहा हुआ, इधर इधर उच्चकल्प है और ये कौन सा है? परिव्राजक। हमें आज कौन सा पढ़ना है? परिव्राजक राजवंश पढ़ना है, इस पे बात करनी है सर। देखिए, तो अगर इस डायनेस्टी के हम क्षेत्र की बात करेंगे, एरिया, तो एरिया कौन सा हो जाएगा बताओ जरा मुझे सर?
बोलो। तो बुंदेलखंड है, याद रखना। क्षेत्र कौन सा है? एरिया बुंदेलखंड है। क्लियर है कि नहीं? और इनकी अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, परिव्राजकों की जो राजधानी हुआ करती थी वो दो राजधानी मानी जाती है। एक तो इनकी पन्ना कैपिटल रही है, पन्ना के अलावा हमें नागौद, नागौद कहां पड़ता है? तो नागौद भी इनके कैपिटल की तरह माना जाता है, याद रखना उस चीज को। क्लियर है कि? तो राजधानी कितनी है इनकी? दो, पन्ना और नागौद। बात समझ में आए कि नहीं? पन्ना और सतना के जस्ट बीच में क्या मिलेगा आपको? नागौद मिलेगा, याद रखना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। अब थोड़ा सा परिव्राजक के बारे में हम डिस्कस कर लें, डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इंडियन मेन स्ट्रीम में तो ये राजवंश मिलता नहीं है हमको। अगर कोई स्वतंत्र राजवंश रहा होता तब तो फिर हम मेन स्ट्रीम में पढ़ते। ये शायद स्वतंत्र राजवंश भी नहीं था। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो परिव्राजक रूलर्स हैं, इन्होंने जो टाइटल्स, जो उपाधियां धारण की, वो महाराज का टाइटल होल्ड किया। काय का? महाराजा का। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई राजवंश के राजा महाराज का टाइटल होल्ड करते हैं, इट मींस वो कोई स्वतंत्र राजा नहीं है, वो कोई क्या है? किसी की फीडटरी है, किन्हीं के सामंत हैं, याद रखना। अधीनस्थ राजा हैं, सबऑर्डिनेट रूलर हैं, याद रखना। क्लियर है कि? कारण है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट रूलर्स होते हैं, जो सोवरीन रूलर होते थे, संप्रभु शासक हुआ करते थे, जो स्वतंत्र होते थे, उनका टाइटल हुआ करता था महाराजा अधिराज, महाराजा धिराज जिसे आप बोलते। और जो सामंत हुआ करते थे, जो फीडटरी होते थे, वो काय का टाइटल होल्ड करते थे? महाराज। तो मान लो 1 2 3 4 5 ये आगे वाले सारे मेरे कौन है? सामंत। तो ये सब कौन सा टाइटल होल्ड करेंगे? महाराज। मैं इन सब के ऊपर हूं, मैं टाइटल होल्ड करूंगा महाराजा धिराज, मतलब महाराजाओं का अधिराज। अधिराज मतलब होता है लॉर्ड, स्वामी, याद रखो। तो आप जितने भी परिव्राजक रूलर्स देखेंगे, सारे के सारे महाराज का टाइटल होल्ड कर रहे हैं। चाहे फिर अगर हम बात करें महाराज देवाध्याय हो, प्रभंजन हो, दामोदर हो, महाराज हस्तिन हो, महाराज संक्षोभा हो, सारे के सारे राजा कौन का टाइटल होल्ड कर रहे हैं? महाराज का। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये कोई स्वतंत्र राजा नहीं थे, सामंत राजा थे, अधीनस्थ राजा थे, ये फ्यूडटरी थे, ये जो है अधीनस्थ शासक। बात समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है कि सर ये सामंत थे किसके? सर ये भी तो क्वेश्चन है। अगर मान लो ये अधीनस्थ थे, सबऑर्डिनेट थे, तो किन राजाओं की अधीनता स्वीकार करते थे परिव्राजक लोग? तो वो हम देख लेते हैं। एक्चुअल में परिव्राजक डायनेस्टी के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लगभग 8 अभिलेख मिले हैं इनके 5 अलग अलग जगह से परिव्राजकों के। और उन 8 अभिलेखों में अगर आप देखोगे, चाहे एक इनका अभिलेख खो से मिलता है, सतना जिसे खो इंस्क्रिप्शन बोलते, बैतूल से मिलता है, जबलपुर से मिलता है इनका सर अभिलेख। इसके अलावा मझगवा सुना होगा आपने सतना में ही, तो मझगवा से इनका जो है एक अभिलेख मिलता है। तो ऐसे इनके बड़े सारे अभिलेख मिलते हैं सर। भूमरा से इनका एक अभिलेख मिलता है। इनके अभिलेखों में परिव्राजक जो राजा हैं उनके अभिलेखों में अगर आप देखोगे, परिव्राजक लोग अपने आप को गुप्त, नृप, राज, भुक्तो कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे? गुप्त, नृप, राज, भुक्तो। इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, गुप्त, नृप, राज, भुक्तो। ये हमें जानकारी मिलती। क्या बोलते हैं अपने अभिलेखों में? गुप्त, नृप, राज, भुक्तो। समझे कि नहीं? अब ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या था, गुप्त काल में ये मान लो कोई साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अधीन ये कोई छोटा सा राज्य है, इस राज्य को बोलते थे भुक्ति। क्या बोलते थे?
भुक्ति, मतलब जो प्रांत होता था, जो प्रोविंस होता था, या फिर मौर्य काल में क्या बोल रहे थे, चक्र, ऐसी गुप्ता एरा में क्या बोलेंगे, भुक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुक्ति बोलेंगे। भुक्ति, अवनी, देश, ऐसे नाम आएंगे इसके। और भुक्ति का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे, भुक्तो। क्या बोलते थे, भुक्तो। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा भुक्तो है, इट मींस ये मेरा प्रांतपति है, मेरा कोई अधीनस्थ क्या है, राजा। बात समझ में आए कि नहीं? तो फिर से आ जाओ, देखो इधर नाम क्या है, ये खुद को क्या बोल रहे हैं, गुप्त नृप राजभुक्त, यानी कि गुप्त नृप। नृप मतलब क्या होता है, राजा। गुप्त मतलब गुप्ता राज। गुप्त राजाओं के राजभुक्तों हैं, यानी कि उनके प्रांतपति हैं, उनके क्या हैं, सामंत हैं एक तरीके से। तो एक चीज क्लियर निकल के आ गई कि जो परिव्राजक सामंत हैं वो किनके सामंत हैं, बताओ जरा मुझे, गुप्ता शासक के, याद रखना, गुप्त शासकों, जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके ये सामंत हैं, दिमाग में। बनेगी बात सर? यही नहीं, ये जो परिव्राजक डायनेस्टी के लोग हैं, इन्होंने जिस कैलेंडर को यूज किया अपने क्षेत्र में, वो भी कौन सा कैलेंडर है, गुप्ता कैलेंडर है, गुप्त संवत जिसे हम बोलते हैं, याद रखना। तो ये अपने राज्य में कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं, बताओ जरा मुझे, गुप्त संवत यूज कर रहे हैं, याद रखना। गुप्ता कैलेंडर यूज करते हैं सर ये अपने राज्य में। इससे भी क्लियर होता है कि ये किनके सामंत हैं, बताओ जरा मुझे, किनके फ्यूडेटरी हैं, गुप्त राजा। बात समझ में आए कि नहीं? तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि गुप्तों के सामंत, एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि भाई एक तो ये अपने आप को क्या बोल रहे हैं, गुप्त नृप राजभुक्त, यानी कि गुप्त राजाओं के राजभुक्तों, यानी कि उनके सामंत हैं। भुक्तो मतलब होता है हेड ऑफ भुक्ति, यानी कि प्रांत का प्रमुख, मतलब अधीनस्थ राजा, कोई फ्यूडेटरी, कोई फ्यूडल, कोई सामंत। बात बनेगी। साथ ही में ये अपनी टेरिटरी में कौन सा कैलेंडर चला रहे हैं, गुप्ता कैलेंडर चला रहे हैं। अभी अगर चाहो तो लिख लेना, 319 320 सीई ईस्वी में ये कैलेंडर जारी किया था, याद रखना। एक गुप्त राजा का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्या नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जब उसका राज्याभिषेक हुआ, उसका कोरोनेशन हुआ, तो उस टाइम पे एक नया कैलेंडर जारी किया था जिसे गुप्त कैलेंडर या गुप्ता संवत बोलते हैं, जो 319 320 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। बात समझ में आए कि नहीं? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कर पाओगे सर, हो पाएगा सर? तो ये समझ में आया। एक तो याद रखना कि इनका टाइमलाइन कौन सी है, तो 5th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी, यानी कि 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच में इनका शासन रहा, याद रखो। सर क्षेत्र कौन सा था, बताओ जरा मुझे, बुंदेलखंड रहा है। कैपिटल 2, एक तो पन्ना, दूसरी नागौद। नागौद कहां पड़ेगी, सतना में। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। कर पाओगे सर? इन लोगों के टाइटल्स, उपाधियां क्या है, महाराज। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये कौन है, सामंत है, क्योंकि महाराजा उपाधि ही किनकी होती है, सामंत। दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए। अगर कोई भी राजा के आगे महाराजा आ जाए, मतलब कौन है, सामंत है, फ्यूडल है। अगर महाराजा धिरा जाए, इट मींस स्वतंत्र राजा है, इंडिपेंडेंट रूलर है, सोबरीन है, याद रखने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि इनकी उपाधि महाराजा है, तो अगला क्वेश्चन उठा कि ये लोग फिर सामंत किनके हैं। तो सामंत का हमने पता किया कि भाई एक तो ये कौन सा टाइटल होल्ड कर रहे हैं, गुप्त नृप राजभुक्तो। अपने अभिलेखों में खुद को क्या बोल रहे हैं, गुप्त नृप राजभुक्तो, यानी कि गुप्त राजाओं के भुक्तो, यानी कि सामंत। साथ ही में इनके क्षेत्र में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, गुप्ता कैलेंडर। इट मींस ये किनके सबऑर्डिनेट हैं, गुप्ता रूलर्स के, याद रखना। तो क्लियर हो गया कि भाई परिव्राजक किनके सामंत हैं, गुप्तों के। नाग किनके सामंत रहे, कुषाणों के। पहले स्वतंत्र एक गणराज्य के रूप में थे, फिर कुषाणों ने अधिकार कर लिया, और फिर बाद में गुप्तों के द्वारा क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। दिमाग में याद रखना सारी चीज। उससे पहले कौन सा बड़ा था, गर्दभिल। गर्दभिल किसी के भी अधीन नहीं थे, लेकिन गर्दभिल्लों को समाप्त किसने किया, शकों ने। बताया था मैंने आपको। ऐसा मत सोचना कि भाई विक्रमादित्य ने तो निकाल दिया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट राजा था कौन, नाइंद्र, उसके बाद फिर से मालवा पे किसने अधिकार कर लिया, शक राजाओं। बताया था कि नहीं आपको? तो ये सब दिमाग में रखना, छोटी छोटी चीज है। बनेगी बात। यहां तक सर किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा? अब ध्यान से सुनो। ये जो परिव्राजक डायनेस्टी है, कौन सा, क्या नाम है इसका, परिव्राजक।
इसको थोड़ा समझिएगा कि भाई ये परिव्राजक का मीनिंग क्या होता है। परिव्राजक का अगर हिंदी में बात करेंगे तो भ्रमणशील सन्यासी, मतलब ऐसे सन्यासी जो घूमते फिरते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिव्राजक बोलते हैं। अब वॉन्डरिंग जो असेटिक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परिव्राजक बोलते हैं। जो वॉन्डरिंग असेटिक यानी कि ऐसे सन्यासी लोग जो घुमंतु होते हैं, आज यहां कल कहीं और परसों कहीं और, ऐसे सन्यासी को क्या बोलते हैं, परिव्राजक बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी है कि भाई, अच्छा लिख लेना मीनिंग चाहो तो, परिव्राजक का मीनिंग क्या है, अ वॉन्डरिंग असेटिक, लिख लेना। भ्रमणशील सन्यासी लिखो। अब थोड़ा हमें लिंक बिठाना है कि यार इनको परिव्राजक क्यों कहा गया। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देख लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो सीधा राजाओं को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लो इनकी जानकारी के स्रोत क्या है। लिख लेना, परिव्राजक वंश के जानकारी के स्रोत। कोई भी लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है नहीं है इनका हमारे पास। अगर इंस्क्रिप्शंस को छोड़ दिया जाए और कुछ कॉइन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी और कोई साक्ष्य हमें इनका मिलता नहीं है कि कोई किताब में इनकी जानकारी मिल रही है, बुक वगैरह में। और उसका कारण है सामंत राजा हैं, किताबें हमेशा जो है बड़े राजाओं पे लिखी जाती हैं, स्वतंत्र राजाओं पे लिखी जाती है। लेकिन फिर भी इन्होंने मान लो किसी को कोई गांव वगैरह दान में दिया है तो दान पत्र होते हैं कि नहीं, उनमें इनका नाम आ जाता है। तो कुछ अभिलेख जो इनके मिल रहे हैं हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको काम आ जाएगा लिखने के लिए। लिख लो इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख जो इस डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी देते हैं। लिखो खो इंस्क्रिप्शन, खो अभिलेख, भूमरा लिख लो सर, भूमरा अभिलेख, इसके अलावा सर मजगवा लिख लो, लिख लो मजगवा इंस्क्रिप्शन। इन सब के अलावा बैतूल लिख लो सर, बैतूल से इनके अभिलेख मिल रहे हैं हमें, बैतूल इंस्क्रिप्शन लिखो। जबलपुर लिख लेना सर, इनके अभिलेख हमें जबलपुर से भी मिले हैं, लिख लो जबलपुर से भी मिले हैं हमें। तो खो है, भूमरा है, मजगवा है, बैतूल है, जबलपुर है, यहां से इनके बड़े सारे अभिलेख मिल रहे हैं। मैंने देखो कोई एक राजा का अभिलेख नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ अभिलेखों के नाम बताए। एक्चुअल में क्या है, खो से हमें जो है एक राजा है इनके संक्षोभा या इन्हीं को शंख शोभा बोलते हैं, उनका भी अभिलेख मिलता है, और राजा हस्तिन का भी खो से मिलता है। ऐसी मजगवा से दोनों का अभिलेख मिलता है, है ना, भूमरा से दोनों के अभिलेख मिलते हैं। तो अभिलेख या तो इस डायनेस्टी में किनके मिले हैं बताओ जरा मुझे, दो ही राजा के अभिलेख मिले हैं, या तो राजा हस्तिन के अभिलेख मिलते हैं हमें, या फिर उन्हीं का बेटा है शंखशोभा। अगर आप चाहो तो लिख लेना, ये सारे के सारे जो अभिलेख हैं वो सिर्फ दो राजाओं के, याद रखना, या तो कौन, किंग हस्तिन, पढ़ाऊंगा इसको अभी से। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा राजा है शंख शोभा, या इसी को बिगड़ा हुआ रूप इसी का संक्षोभा है, याद रखना, पढ़ाऊंगा अभी आगे चलो। तो लिख लो सिर्फ दो ही राजा के ये सारे अभिलेख हैं, सारे के। एक्चुअल में इनके जितने भी राजा हुए हैं उनमें से हमें किसी की कोई जानकारी नहीं मिलती, ना उन लोगों के कोई अभिलेख मिलते हैं।
लेकिन ये दो राजाएं हस्तिन और शंखशोभा, इन्होंने ना सिर्फ अपने बारे में जानकारी दी बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि हमसे पहले कौन कौन से राजा थे, तो उनकी भी जानकारी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सिर्फ अभिलेख हैं कुछ। इसके अलावा कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और सिर्फ राजा जो हस्तिन है, राजा हस्तिन, इसके सतना से हमें सिक्के मिलते हैं रा हस्तिन, इन्हें बोलते हैं रा हस्तिन टाइप कॉइन। हिंदी में लिखेंगे इन्हें रा हस्तिन प्रकार के सिक्के लिखो। जैसे मान लो ये कोई सिक्का है और इस पे चंद्रमा बना हुआ है, तो इस सिक्के को बोलेंगे मून टाइप कॉइन, चंद्रमा प्रकार के सिक्के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस पर कोई सिर बना हुआ है तो सिंह प्रकार के सिक्के। ऐसे ही इन सिक्कों पे क्या लिखा हुआ है? रा हस्तिन। क्या लिखा है? रा हस्तिन। तो इन सिक्कों को क्या बोलते हैं? रा हस्तिन प्रकार के सिक्के, यानी कि रा हस्तिन टाइप कॉइन। याद रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी सिक्के पर अगर अश्वमेध अगर उकेरा गया है, यज्ञ वगैरह उकेरा गया है, घोड़ा खड़ा है, तो वो हो जाएगा अश्वमेध प्रकार के सिक्के। ऐसे लिखना है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के, है ना, घुड़सवार प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, अब बहुत सारे सिक्के आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राजा हस्तिन के कुछ कॉइन्स मिलते हैं हमें सतना से, जिन्हें क्या बोलते हैं? रा हस्तिन प्रकार के सिक्के। तो ये भी परिव्राजक डायनेस्टी के क्या हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बनेगी बात? तो मैंने क्या क्या बताया आपको परिव्राजक डायनेस्टी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, कि इस वंश के दो राजा हस्तिन और कौन? शंखशोभा। इन लोगों के सिक्के मिले हैं हमें खो से, भूमरा से, मजगवा से, बैतूल से, जबलपुर। क्या? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहा है। अच्छा, मजगवा, भूमरा, खो, ऐसा कहां पे? ऐसा सतना, तीनों सतना लिखो। बैतूल तो बैतूल में ही होगा, और जबलपुर कहां पे? लिखो। बात समझ में आ रही कि? तो एक तो इन दो राजाओं के सिक्के जो हमें अलग अलग जगह से अभिलेख जो अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। या फिर अगर हम बात करेंगे तो इसी डायनेस्टी के एक राजा है राजा हस्तिन, उसके सतना से हमें सिक्के मिले हैं। क्या नाम है सिक्कों का? रा हस्तिन प्रकार के सिक्के, राजा हस्तिन प्रकार के सिक्के। तो इस तरीके से हमें जानकारी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस डायनेस्टी में लगभग जो हम राजा पढ़ेंगे, मैं एक बार नाम बता देता हूं आपको। इस वंश के जो प्रमुख शासक रहने वाले हैं, उनमें सबसे पहला राजा है सुशर्मन। क्या नाम है राजा का? बताओ जरा मुझे। सुशर्मन। दूसरा जो इस डायनेस्टी में राजा आएगा, उसका नाम है देवध्याय। क्या नाम है? देवदाय, या इसी को बोलते हैं। लिख लेना सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इस डायनेस्टी में महाराज दामोदर करके एक राजा मिलेंगे। इसी डायनेस्टी में प्रभंजन एक रूलर मिलेगा सर। इसी डायनेस्टी में हस्तिन एक राजा मिलेगा। और इसी डायनेस्टी में जो है शंखशोभा। क्या नाम है इसका? या इसी को संक्षोभा भी बोल देते हैं, डायरेक्ट लिख लेना, है ना। बिगड़ा हुआ रूप है शंखशोभा का, बिगड़ा हुआ रूप क्या? संक्षोभा भी है, ये भी दिमाग में याद रख सकते। तो ये कुछ डायनेस्टी, ये सब राजा मिल रहे हैं डायनेस्टी में। लेकिन इन राजाओं की, ये ऊपर वाले जो चार राजा हैं, इनका ना तो अपना कोई अभिलेख मिलता है, ना अपनी कोई जानकारी मिलती है सर। इन दो राजाओं के लेकिन अभिलेख मिले हैं हमें। मैंने आपको बताया भी, लगभग कितनी जगह से बताओ जरा मुझे? 1 2 3 4 5। इन 5 जगह से लगभग 8 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? 8 अभिलेख मिले। और ये सारे के सारे अभिलेख या तो किनसे संबंधित हैं? हस्तिन से या फिर शंखशोभा। तो फिर बाकियों की जानकारी कहां से मिलती है? बाकियों की जानकारी इन दोनों के अभिलेख से ही मिलती है। जैसे जब मैं राजा हस्तिन पढ़ाऊंगा
तो राजा हस्तिन अपने खो अभिलेख में बोलेंगे कि सर हमसे पहले महाराज प्रभंजन हुए हैं, दामोदर हुए हैं, देवदाय हुए। जब मैं आपको शंखशोभा पढ़ाऊंगा तो इसका भी खो अभिलेख है, और ये अपने खो अभिलेख में बोलेगा शंखशोभा कि हमारे वंश का जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, सुशर्मन। तो ऐसे हमें क्लियर हो गया कि कुल इतने राजा इस डायनेस्टी में रहे हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बाकी 4 में से ना किसी राजा का कोई सिक्का मिलता है और ना ही कोई अभिलेख। इन सब की जानकारी इन दोनों के अभिलेखों से ही मिलती। इतनी सी बात समझ में आ जाएगी। या फिर अगर आप चाहो, हमने जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा तो एक और चाहो तो कर लेना। इनका एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है बताओ जरा मुझे? प्रयाग प्रशस्ति लिख लेना। किसका है ये? समुद्रगुप्त का। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सर ये कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ये समझ लेना सर। समुद्रगुप्त कहता है अपने अभिलेखों में कि मैंने जो है बुंदेलखंड में अपना सामंत परिव्राजकों को नियुक्त किया है और बघेलखंड में अपना सामंत उच्च कल्पों को नियुक्त किया। ऐसा कौन कह रहा है? समुद्रगुप्त। किस में कह रहा है बताओ जरा मुझे? प्रयाग प्रशस्ति। तो हमें यहां से भी क्लियर हो रहा था कि ये किनके अधीनस्थ राजा हैं? गुप्तों के। याद रखें। तो ये प्रयाग प्रशस्ति भी इस डायनेस्टी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप बता सकते। बन जाएगी बात सर। खैर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहला राजा हेडिंग बनाओ सर। सुशर्मन। इसको देखते हैं सर। इसको सर थोड़ा कनेक्ट करना। एक्चुअल में ये कोई राजा वगैरह नहीं था, पहली बात तो दिमाग में याद रखो। ये कोई राजा वगैरह नहीं, एक परिव्राजक था। क्या था ये? परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब अ वॉन्डरिंग असेट, मतलब एक ऐसा सन्यासी जो घूमता फिरता था। याद रखना, ये कोई राजा नहीं, याद रखना सन्यासी व्यक्ति है। तो गुप्त राजाओं के दरबार में गया होगा सर, और गुप्त राजा इसके ज्ञान से बड़े प्रसन्न हुए और गुप्त राजा ने इसको क्या कर दिया बताओ? भूमि दान में दे दी, लैंड ग्रांट कर दिया। नहीं समझ में आया? ऐसा होता था, याद रखना। गुप्त राजाओं के टाइम पर जो है वो ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उन्हें लैंड ग्रांट किया करते थे, यानी कि भूमि दान में दिया कर। 1000 बीघा 2000 बीघा कोई पूरा क्षेत्र ही दे दी। तो बहुत चांसेस है कि जो पहला व्यक्ति सुशर्मन है ये कोई सन्यासी था और इसे गुप्त राजाओं के द्वारा क्या मिला? बुंदेलखंड का भूमि दान में मिला था। याद रखना। पर आपको कैसे पता कि यह सन्यासी था? हां, यह थोड़े मुद्दे की बात। इसी वंश में एक व्यक्ति आएगा, कौन बताओ जरा मुझे? संक्षोभा। अभी बताया था मैंने आपको लास्ट। तो संक्षोभा का खो कौन सा इंस्क्रिप्शन बताओ जरा मुझे? खो इंस्क्रिप्शन है। और संक्षोभा अपने खो इंस्क्रिप्शन में बताता है कि जो सुशर्मन है, एक तो ये कौन है बताओ जरा मुझे? एक असेटिक है। असेटिक मतलब सन्यासी है, याद रखना पहली चीज। और दूसरा सुशर्मन के बारे में बताता है कि सर ये जो है सुशर्मन वॉज द नोयर ऑफ अल्टीमेट नॉलेज एंड 14 ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोला बताओ जरा मुझे? कि सुशर्मन जो है वो अंतिम ज्ञान को जानता है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान मतलब जो अंतिम ज्ञान, मतलब जिसके पास अब लास्ट कुछ भी नहीं बचा, जिसने सब जान लिया, मतलब जो बुद्धत्व को क्या हो चुका हो? प्राप्त हो चुका हो। यानी कि जो क्या बोलेंगे इसको अपन? अरे अल्टीमेट ट्रुथ ही तो बोलते हैं। अरे संपूर्ण सत्य को जानना क्या होता है? अल्टीमेट ट्रुथ ही तो होता है, अंतिम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जिसे मिल जाता है, रियल ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं, वास्तविक ज्ञान जो होता है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि एक तो क्या है, ये सन्यासी है, और ये जो है संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सत्य एवं विज्ञान की 14 शाखाओं का ज्ञाता है। क्या बोला बताओ जरा मुझे? ही वॉज द नोयर ऑफ
अल्टीमेट ट्रूथ एंड 14 ब्रांच ऑफ साइंस। पुराने टाइम पे विज्ञान की कुल कितनी ब्रांचेस होती थी? 14, 14 शाखा होती थी, याद रखना। और इसको 14 की 14 शाखाओं का क्या था? ज्ञान था। ऐसा कौन कह रहा है बताओ जरा मुझे? शंख शोभा कह रहा है अपने खो इंस्क्रिप्शन में। जो कहां से मिलेगा ये बताओ जरा मुझे, बोलो। सतना। कहां मिलेगा? सतना। दिमाग में बिठा लो। खो भी कहां है? सतना में। भूमरा कहां है? सतना में। मजगबा कहां है? सतना में। बाकी तो फिर बैतूल है और अगला जो है जबलपुर है, तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो अभी याद रखना खो जो इंस्क्रिप्शन है वो सतना में है ना। बन जाएगा सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा सर? तो शंख शोभा हमें बता रहा है इनके बारे में खो अभिलेख में कि एक तो ये क्या है, ये सन्यासी है, इन्हें परिव्राजक बोला है उसने, और दूसरा इनको संपूर्ण सत्य और विज्ञान की जो 14 ब्रांच होती है उन सब की क्या है? जानकारी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन दो चीजों से हमें क्या आइडिया लगा बताओ जरा मुझे, कि ये कोई सन्यासी व्यक्ति था और जिसको जो है संपूर्ण ज्ञान था, और विज्ञान की 14 शाखाओं का इसे क्या था? ज्ञान। साथ ही में ये ब्राह्मण है सर, ये कैसे पता चला? तो शंख शोभा अपने इसी खो अभिलेख में बताता है कि सुफरमन जो था वो भारद्वाज ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है बताओ जरा मुझे? भारद्वाज। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भाई जो परिव्राजक है वो किस वंश के ब्राह्मण थे, तो बताना कौन सी डायनेस्टी से, किस वंश से आते हैं, किस गोत्र से आते हैं, सॉरी, तो भारद्वाज गोत्र से। और ये सब जानकारी हमें कौन बता रहा है बताओ जरा मुझे? शंख शोभा अपने अभिलेख खो अभिलेख में। याद रख, मतलब जो सुफरमन है ये कोई क्या राजा लग रहा है तुम्हें? राजा है ही नहीं। एक ये ब्राह्मण था, सन्यासी था, जिसे संपूर्ण ज्ञान था और जो विज्ञान की 14 शाखाओं का ज्ञाता। इससे प्रसन्न हुए होंगे कोई गुप्त राजा और इसको बुंदेलखंड क्या दे दिया होगा? दान में दे दिया होगा। खुद तो सन्यासी है तो रूल नहीं करेगा, तो ये पूरी भूमि किनको दे देगा? अपने बच्चों को। तो इसके बच्चे बुंदेलखंड के क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। क्योंकि इस वंश का जो पहला व्यक्ति है, कौन? सुफरमन, वो एक परिव्राजक था, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ा? परिव्राजक डायनेस्टी। अब बना बात, समझ में लगा आपको आइडिया क्या है? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये रीजनल हिस्ट्री है, इनका कोई मेन हिस्ट्री तो है नहीं है कि इनके बारे में कुछ पता चले हमें। जो भी कुछ जानकारी मिलती है मुझसे इकट्ठा कर रहे हैं, याद रखो। तो हमें एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि इस वंश को परिव्राजक क्यों बोला, क्योंकि इस वंश का जो पहला पुरुष था, जिसे आदि पुरुष कहते हैं, ये अपनी डायनेस्टी का इसको क्या बोलते हैं? आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब समझते हो क्या होता है? कोई भी किसी वंश का जो पहला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। मान लो ये डायनेस्टी को मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं, मेरे बाद अब 100, 200, 300 जितने भी राजा हुए, लेकिन मैं मेरे वंश का क्या कहलाऊंगा? आदि पुरुष कहलाऊंगा। आदि मतलब होता है प्राचीन, सबसे पुराना पुरुष आदि पुरुष होता है, याद रख। लेकिन मैंने फाउंडर नहीं लिखा इसमें कहीं पर भी इसको, क्योंकि इसने कोई भी राजवंश की स्थापना नहीं की थी, ये सन्यासी था। इसे गुप्त राजाओं के द्वारा ये भूमि क्या मिली होगी? दान में मिली होगी। और ये सारी भूमि फिर इसने बाद में अपने बच्चों को दे दी, और इसके बच्चों ने जो है फिर यहां पे परिव्राजक वंश की क्या कर दी? स्थापना। बात समझ में आए कि नहीं? तो सुफरमन में कोई भी राजा जैसा पॉइंट मत लिखना, लेकिन सुफरमन में एक बात दिमाग में याद रखना कि भाई इसी का एक वंशज है, कौन? संछोबा। संछोबा अपने खो अभिलेख में बताता है कि एक तो ये कौन था? सन्यासी था, वो भी किस गोत्र का? भारद्वाज ब्राह्मण था सर ये। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसे जो है संपूर्ण ज्ञान, यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ या रियल ट्रुथ जिसे बोला, कंप्लीट ट्रुथ या कंप्लीट नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, इसे संपूर्ण सत्य का ज्ञान था। और साथ ही में इसे विज्ञान की जो 14 ब्रांच होती हैं उन सब का भी क्या था? ज्ञान। साथ ही में संछोवा अपने अभिलेख में से क्या बोल रहा है? अपने वंश का आदि पुरुष। मतलब हमारी अगर डायनेस्टी कहीं से स्टार्ट हो रही है तो कहां से हो रही है? सुफरमन से हो रही है। लेकिन ये कोई राजा नहीं है, एक ब्राह्मण है जिसे गुप्त राजाओं से कोई भूमि जो है दान में मिली। बन जाएगी बात सर? अब आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा। सुफरमन के बाद इस डायनेस्टी में अगला राजा आया देवदाय। क्या नाम है सर इसका? देवदाय बोल देते कभी कभी इसको, देवाध्याय भी लिखा रहता है। क्या लिखा होता है ये? देवाध्याय भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना सर।
तो देवदाय या देवाध्या करके एक राजा है जो अगला आएगा, याद रखना इस डायनेस्टी में। और ये बेटा है किसका? सुफरमन का। तो पापा तो सन्यासी है, पापा क्या करेंगे? भूमि का कुछ नहीं करेंगे। तो बेटा जो है, जो देवदाय है, ये करेगा सर बुंदेलखंड में जो है, लिख लेना, बुंदेलखंड में परिव्राजक वंश की स्थापना। लिख लो सर। तो फाउंडर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी इन बुंदेलखंड कौन? देवदाय। इसलिए याद रखना, सुफरमन संस्थापक नहीं है, वो सन्यासी है। संस्थापक कौन है? देवाध्याय, याद रखना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कर पाओगे? मझगवा नहीं है, पन्ना में नहीं है मझगवा, मझगवा सतना में आएगा ना। हाँ, नहीं है तो सतना पन्ना के बीच में ही है वो, लेकिन सतना में आता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। अरे अमरपाटन जिला लगता, तहसील लगती है शायद। हाँ, कहां पे ये, कहां पे है मझगवा? अरे भाई जिला बोलो, सतना है ना, बात खत्म। चलो, मझगवा माइन भी है पन्ना में। अरे वो मझगवा अलग होगा। हाँ, अभी रुक जाओ, हर्ष राठौर आगे पढ़ेंगे उसको। क्लियर? अरे गूगल कर लेना ना अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। हाँ हाँ, वो जबलपुर में अलग है मझगवा, बिल्कुल है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात याद रखना कि देवाध्याय के बारे में कौन बता रहा है? इनका खुद का अभिलेख, कोई खुद का सिक्का नहीं है। तो याद रखना, मैंने बताया था देवधाय, प्रभंजन, दामोदर, तीनों के बारे में कौन? राजा हस्तिन अपने अभिलेखों में बताता है। याद रख, बनेगी बात सर? अच्छी बात। देवदाय के बाद महाराज प्रभंजन राजा हुए हैं, इसके बाद महाराज दामोदर राजा हुए हैं। इनकी कोई जानकारी नहीं, बस ये राजा हुए हैं, ये पता चल जाता है हमें, वो भी किसके? हस्तिन के अभिलेखों से। अगर हस्तिन ना होता तो ये तीन राजाओं की हमको जानकारी भी नहीं। लिख लेना। और फिर महाराज दामोदर के बाद अगले राजा आए, लिख लेना, जिन्हें बोलते हैं महाराजा हस्तिन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हस्तिन, जिसने अपने हाथों से कहीं दान किए हैं, वो कौन? हस्तिन। बोलो। अरे कोई भी कर लो यार, नाम ही है वो, सुन के, और कुछ भी नहीं है। लिख लो, नोट्स में लिखा होगा ना, नोट्स से देख लेना। बनेगी बात सर? अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा। यह हस्तिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों महत्वपूर्ण है समझिएगा। एक तो इसके हस्तिन प्रकार के क्या मिल रहे हैं हमको? हस्तिन कॉइन्स हैं सर, इसके कॉपर कॉइन है, ये भी दिमाग में याद रख लेना। तांबे के सिक्के, हस्तिन का मतलब है राजा हस्तिन, याद रखना। तो हस्तिन प्रकार के सिक्के मिलते हैं इसके, एक तो याद रखो ये। दूसरा, अगर हम बात करेंगे तो जो शंख शोभा है तुम्हारा, इसी का बेटा है, शंख शोभा के खो अभिलेख में इसकी बड़ी तारीफ की गई है सर। और क्या बोला गया है वो समझो सर। शंख शोभा अपने खो अभिलेख में कहता है कि जो महाराजा हस्तिन है वो डाहल सहित 18 अभिराज्यों के शासक हैं। ध्यान सुनो। डाहल तो बहुत सिंपल है, सुना होगा आपने। डाहल का मतलब क्या? जबलपुर, याद रखना। तो महाराजा हस्तिन के बारे में बताया कि एक तो ये जबलपुर पे रूल करते थे, जबलपुर इनके क्षेत्र में था। साथ ही में 18 अभिराज्य, अभिराज्य बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेट, जंगली राज्य को याद रखना। ऐसे राज्य जो जंगल में, आठविक राज्य समझते हो? आठविक राज्य, ऐसे राज्य जो जंगल में स्थित है उन्हें क्या बोलते हैं? आठविक राज्य।
आठविक राज्य को ही क्या बोलते हैं? अविराज्य बोलते हैं, याद रखना, फॉरेस्ट स्टेट, याद रखना इस चीज को। तो हफ्तिन को क्या कहा गया है खो इंस्क्रिप्शन में? हफ्तिन वाज द रूलर ऑफ डाहल एंड 18 फॉरेस्ट स्टेट, याद रखना इस चीज को। 18 जंगली राजाओं का क्या है बताओ जरा मुझे? राज्यों का शासक है। फॉरेस्ट किंगडम, फॉरेस्ट एम्पायर, फॉरेस्ट स्टेट, जो भी लिखना है लिख लेना सर आप इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके बारे में ये कौन कह रहा है बताओ जरा मुझे? शंख शोभा बता रहा है अपने खो अभिलेख में। आता महाराजा हफ्तिन का एक भूमरा अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है सर इसका? भूमरा अभिलेख। ये कहां से मिलेगा? सतना से। और महाराजा हस्तिन का भूमरा अभिलेख मिलता है और इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो महाराजा हस्तिन है वो शैव थे। कौन थे बताओ जरा मुझे? शैविज्म को फॉलो करते थे, याद रखना, शैव थे, यानी कि शिव जी के क्या थे? भक्त। तो ये जानकारी मिलती है महाराजा हस्तिन के बारे में। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि वो ये जो है घोड़ों का, भूमि का क्या है? दान करने वाला। इसकी बड़ी तारीफें मिलती है। हस्तिन का मतलब ये होता है जिसके हाथ हमेशा दान में संलग्न रहते हो। तो इसे बहुत बड़ा दानी बोला गया है कि भैया इसने तो जो है घोड़े, हाथी, ग्राम तक क्या किए? दान दी। तो ऐसी बड़ी तारीफें की गई है राजा हस्तिन की। खैर जो भी हो, इफ डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल जो किंग है वो कौन है बताओ जरा मुझे? महाराजा हस्तिन। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो बस। परिव्राजक वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा लिख लो। तो देखो क्या क्या याद रखना है? महाराजा हस्तिन की तो रा हस्तिन प्रकार के तांबे के सिक्के मिल रहे हैं हमको। इनका बेटा जो शंख शोभा है वो अपने खो अभिलेख में बताता है कि महाराजा हस्तिन डाहल और 18 अविराज्य, यानी कि डाहल यानी कि जबलपुर, और 18 जो फॉरेस्ट किंगडम है उन पर क्या करते थे? रूल करता था। क्लियर है कि नहीं? साथ ही में हमें इसके भूमरा इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि ये किसको फॉलो करता था? शैविज्म को, याद रखना। शैव था, शिव जी को मानता था। और ये सर्वाधिक, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, याद रखना। तो इतने पॉइंट याद रखने हमें किसमें? महाराजा हस्तिन। फिर से देखो एक बार, परिव्राजक डायनेस्टी किस क्षेत्र में रूल करेगा बताओ जरा मुझे? बुंदेलखंड में। डायनेस्टी इसका कैपिटल कहां पे होगा बताओ जरा मुझे? तो बताओ जरा मुझे। पन्ना और नागौद। नागौद पड़ता है सतना। बनेगी बात सर? परिव्राजक राजाओं का टाइटल क्या है? महाराज। महाराजा है मतलब क्या है? सामंत। तो अगला क्वेश्चन, किनके सामंत? गुप्तों के। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी उपाधि गुप्त नृप राज भुक्तो, और साथ ही में इनके राज्य में गुप्ता कैलेंडर का होना, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में से भी हमें जानकारी मिल रही है कि उनका सामंत बुंदेलखंड में कौन है? परिव्राजक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद इस डायनेस्टी के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अभिलेख या फिर सिक्के। अभिलेख में कौन कौन से? खो सतना, भूमरा सतना, मजगवा सतना, इसके अलावा बैतूल है, जबलपुर है। इन 5 जगह से लगभग 8 अभिलेख मिले हैं, या तो हस्तिन के या फिर शंख शोभा के। बात समझ में आई कि नहीं? ये दिमाग में याद रखना। इन सबके बाद एक और था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ये भी तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। फिर इनके वंश के एक राजा हैं हस्तिन, उनके रा हस्तिन प्रकार के क्या मिलते हैं? सिक्के भी मिलते हैं। तो जो सतना से रा हस्तिन प्रकार के तांबे के सिक्के मिल रहे हैं वो भी परिव्राजक डायनेस्टी के क्या है? सोर्स ऑफ इन। अब क्वेश्चन, परिव्राजक क्यों कहा गया इस वंश को? याद रखना। तो पहले तो परिव्राजक का मीनिंग क्या होता है? अ वॉन्डरिंग असेटिक, एक भ्रमणशील सन्यासी, घूमने फिरने वाला सन्यासी, उसे क्या कहते हैं? परिव्राजक। तो इनके वंश को परिव्राजक क्यों कहा गया? ऐसी जानकारी मिली हमें इसी डायनेस्टी के शंख शोभा के खो इंस्क्रिप्शन। उस अभिलेख में बताया गया है कि भैया इस वंश का जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? सुशर्मन था, और वो एक सन्यासी था, भारद्वाज गोत्र से आता था। भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण था, याद रखना। उसके बारे में कहा गया कि उसे संपूर्ण सत्य का ज्ञान था, और साथ ही विज्ञान की 14 जो शाखाएं होती हैं उनका क्या था? ज्ञाता।
तो माना जाता है कि सुशर्मन जो परिव्राजक था, जो सन्यासी था, वो ज्ञानी था, इसी को गुप्तों से क्या मिला होगा, बुंदेलखंड दान में मिला। फिर इसी सुशर्मन के बेटे देवदाय ने बुंदेलखंड में कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, परिव्राजक डायनेस्टी। तो फाउंडर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी महाराजा देवदाय, याद रख। बात समझ में आया इतना। देवदाय के बाद अगला राजा कौन है, प्रभंजन है, दामोदर है, ये कुछ राजा हुए। और फिर आया महाराजा हस्तिन। महाराजा हस्तिन याद रखना, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी, पहला पॉइंट। इसके कॉइन्स मिले हैं रा हस्तिन टाइप कॉइन्स, याद रखना इस चीज को। दूसरी चीज सतना से। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो इसका बेटा है शंखशोभा और उसका अभिलेख है खो अभिलेख। और खो अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि महाराजा जो हस्तिन है वो रूल करते थे डाहल यानी कि जबलपुर और 18 अविराज यानी कि फॉरेस्ट किंगडम पर, याद रख। मतलब महाराजा हस्तिन के अंडर में क्या आता था, बुंदेलखंड के अलावा जबलपुर भी आता था और 18 जंगली राज्य भी आते। साथ ही में महाराजा हस्तिन का भूमरा इंस्क्रिप्शन मिलता है सतना से। उस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह कौन है, बताओ जरा मुझे, शैवत। बन जाएगी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो फिर इस डायनेस्टी का लास्ट राजा लिखो, महाराजा शंखशोभा, लिख लो। इसी को क्या बोलते हैं, संक्षोभा। ये भी दिमाग में रखना, बिगड़ा हुआ रूप है इसी। ये पढ़ना है। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, लास्ट रूलर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी। परिव्राजक वंश का अंतिम शासक, पहला पॉइंट तो यही लिख लो। फिर इसके बारे में लिखो, साथ ही में लिखना भैया, इसके खो अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये वैष्णव था। कौन था ये, वैष्णव, याद रखना। तो लिख लो ये वैष्णव है, वैष्णविज्म को फॉलो करता है, याद रखना। बस इतना याद रखना। कर पाओगे सर, हो जाएगा। तो बस इतना सा तुम्हारा परिव्राजक डायनेस्टी था, याद रखना। खत्म हो गया सर ये। हाँ बोलो, ये सही है सर, है। एक और पढ़ लो बस, उच्चकल्प छोटा सा, फिर मिलेंगे तुम्हें इसके बाद बड़े बड़े सारे। लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि वो स्वतंत्र भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। जब वे चंदेला हैं, कलचुरी हैं, तो ये बड़े बड़े राजवंश से स्वतंत्र हैं। कच्छप घात हैं, तो इनको पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अब चूंकि सिलेबस में है ये परिव्राजक और उच्चकल्प, तो इनको देखना तो पड़ेगा ही। और देखना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा ही गया था, उच्चकल्प कहाँ पे रूल करते हैं भैया, है ना, है ना। परिव्राजक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें फिर 2 लोगों से 3 लोगों से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो देवदाय से बनेगा। मैं जितने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी है, देवदाय बहुत क्वेश्चन देते हैं, याद रखना। इसके अलावा महाराजा हस्तिन बहुत महत्वपूर्ण है और शंखशोभा, याद रखना। मैंने जितने भी अभिलेख बताए या तो महाराजा हस्तिन के थे या फिर महाराज, मैं चाहूं तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि महाराजा हस्तिन के जो अभिलेख हैं मैं आपको बता भी देता हूं। जो बैतूल अभिलेख लिखाया था मैंने आपको, बैतूल इंस्क्रिप्शन, वो इन्हीं का है। बैतूल के अलावा इनके खो से मिलते हैं अभिलेख, खो के अलावा इनके भूमरा से मिलते हैं, इसके अलावा जबलपुर से मिलते हैं। तो इन सारी जगह से इनके अभिलेख मिले। कहां कहां से, बैतूल, खो, भूमरा, जबलपुर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो तुम्हारे महाराजा हस्तिन है, इनके जो अभिलेख हैं, इनके भी खो से मिलेगा, भूमरा से मिलेगा सर इनका अभिलेख। खो भूमरा के बाद जबलपुर में भी इनका अभिलेख मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा मजगवा से इनका एक अभिलेख मिलता है, याद रखना। अंतर बस इतना सा है, महाराजा हस्तिन का अभिलेख कहां से मिल रहा है, मजगवा से। और जो तुम्हारे महाराजा शंखशोभा, इनका एक अभिलेख अलग से कहां से मिल रहा है, बैतूल से। बाकी जगह क्या है, दोनों में कॉमन है, याद रखना। याद करने का फिर बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं।
महाराजा शंख शोभा का बैतूल अभिलेख वफ अलग से है, इसके अलावा खो, भूमरा और जबलपुर। ऐसे ही महाराजा जो हस्तिन है इनका वफ मजगवा अभिलेख अलग से है, बाकी खो, भूमरा और जबलपुर में इनके भी अभिलेख में। साथ ही में याद रखना इनके रा हस्तिन प्रकार के सिक्के, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि रा हस्तिन प्रकार के सिक्के किस राजा के, तो आप बता दोगे हस्तिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा रा हस्तिन प्रकार के सिक्के किस वंश से संबंधित, तो याद रखना परिव्राजक डायनेस्टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये परिव्राजक डायनेस्टी थी, कितने लोगों को याद हो गई इतना बताओ पहले तो फर्म है। तो बिल्कुल देखो क्या क्या था हमने आपको क्या क्या बताया, सब एक बार रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना और याद करना भी। क्या भी परिव्राजक डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या है? 5th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी। सर एरिया क्या है? बुंदेलखंड। कैपिटल या तो पन्ना रही है या फिर नागौद सतना रही। इनके टाइटल्स क्या हैं? महाराजा। याद रखना महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। इसके अलावा ये सामंत है, अगर ये महाराजा है तो कौन है? सामंत। किसके सामंत है? कैसे आइडिया लगेगा? एक तो गुप्त नृप राजभुक्तों की टाइटल होल्ड की है, मतलब गुप्त राजाओं के भुक्तों हैं सामंत हैं, और दूसरा इनके राज्य में क्या चलता है? गुप्ता कैलेंडर। मेरा जो अधीनस्थ राजा होगा उसके क्षेत्र में भी मेरा कैलेंडर चलेगा, याद रखना। साथ ही में अगर एक और बता चुका हूं मैं आपको, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, वो भी जानकारी देती है कि बुंदेलखंड में उनके सामंत कौन है? परिव्राजक। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? इन सबके बाद मैंने आपको क्या बताया? परिव्राजक का मीनिंग क्या था बताओ? अ वॉन्डरिंग असेटिक, यानी कि भ्रमणशील सन्यासी। इस वंश के जो राजा हुए हैं वो कौन कौन है? सुशर्मन, देवधाय, दामोदर, प्रभंजन, हस्तिन, शंखशोभा। कितने हो गए टोटल? 6। अभिलेख और सिक्के मिलते हैं हस्तिन और शंखशोभा। बाकी 4 राजा की जानकारी इन्हीं के अभिलेख से मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शंखशोभा के खो अभिलेख में जानकारी मिली थी सुशर्मन की, और ये बाकी के जो 3 राजा हैं इनकी जानकारी हस्तिन। हस्तिन कहता है कि मुझसे पहले प्रभंजन, मुझसे पहले दामोदर, उनसे पहले देवदाय थे। तो इस तरीके से हस्तिन हमें बताता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर मैंने आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया इस डायनेस्टी का, तो याद रखना 5 जगह से लगभग 8 अभिलेख मिले इन दोनों राजाओं के। खो, भूमरा, मजगवा, बैतूल, जबलपुर, इन सब के अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती। फिर सतना से जो तांबे के सिक्के मिल रहे हैं राजा हस्तिन के, जिन्हें बोलते हैं रा हस्तिन प्रकार के सिक्के, वो भी इस डायनेस्टी का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस वंश का पहला राजा कौन था बताओ जरा मुझे? सुशर्मन। राजा मत बोलो, इस वंश का पहला व्यक्ति कौन है? सुशर्मन। उसके बारे में जानकारी पूरी कौन दे रहा है? शंखशोभा, अपने खो अभिलेख में। खो अभिलेख कहां मिलेगा? सतना से। क्या जानकारी मिल रही है बताओ जरा मुझे? एक तो ये सन्यासी है, दूसरा ये भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण है, तीसरा इसको संपूर्ण सत्य और विज्ञान के 14 जो फाका होती है उनका ये क्या है? ज्ञाता। इसे ये अपने वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष कहते हैं अपनी डायनेस्टी का, याद रख। इतनी बात में कोई दिक्कत? और यहीं से हमको ये भी आइडिया लग गया था कि भैया ये सुशर्मन कोई सन्यासी रहा होगा और इसी को गुप्त राजाओं के द्वारा क्या मिला होगा? दान मिला। फिर सुशर्मन के जो बेटे हैं कौन? देवदाय या देवध्या, इन्होंने ही बुंदेलखंड में परिव्राजक वंश की क्या करी? स्थापना। बात समझ में आए कि नहीं? इसके बाद महाराजा प्रभंजन राजा हुए, महाराजा दामोदर राजा हुए, और फिर आए महाराजा हस्तिन। महाराजा हस्तिन वही हैं जो रा हस्तिन प्रकार के तांबे के सिक्के चलाएंगे। इनका बेटा शंखशोभा अपने खो अभिलेख में बताता है कि महाराजा हस्तिन रूल्ड ओवर क्या क्या? डाहल एंड 18 फॉरेस्ट किंगडम। याद रख, क्या बताया कि महाराजा हस्तिन जो है वो डाहल के साथ साथ 18 अभी राज्यों के क्या थे? राजा थे, शासक। हमें यह भी जानकारी मिलती है महाराजा हस्तिन के भूमरा अभिलेख से कि ये शैव धर्म को क्या करता था? फॉलो करता। साथ ही में इसे इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग कंसिडर कर सकते हैं, याद रखना इस चीज को। बात समझ में आए कि नहीं? इनके अभिलेख खो से मिल रहे हैं, भूमरा से मिल रहे हैं, जबलपुर से और मजगवा से। ये वही महाराजा हस्तिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने घोड़े हाथी तक क्या किए हैं? दान की। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है सर, याद रखना है उस चीज को। हो जाएगा? अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये परिव्राजक डायनेस्टी है। बघेलखंड में एक और डायनेस्टी मिलेगा, कौन सा? उच्चकल्प। तो उच्चकल्प डायनेस्टी का एक राजा आएगा सर्वनाथ। कौन आएगा? सर्वनाथ।
और जो फर्बनाथ जो राजा है वो अपने अभिलेखों में महाराजा हस्तिन का उल्लेख करेगा, तो वो हम तभी डिस्कस करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उच्चकल्प शासक सर्वनाथ ने अपने अभिलेखों में किस परिव्राजक शासक का उल्लेख किया है, तो महाराजा हस्तिन, क्योंकि यही था जिसका उल्लेख किया जा सकता था, याद रखना, क्योंकि ये सबसे पावरफुल राजा। इनके बाद इनके बेटे आए जिनका नाम क्या है, महाराजा शंखशोभा, और इनके बारे में क्या बताया गया है, देखो पहले तो इस वंश के अंतिम शासक हैं। इनका खो अभिलेख बताता है कि ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, और साथ ही में याद रखना इनके अभिलेख कहां कहां से मिले हैं, बैतूल, खो, भूमरा और जबलपुर। बन जाएगी बात। तो ये सारी की सारी चीजें कोई दिमाग में सारी की सारी चीजें दिमाग में आती, बन जाएगी बात। हाँ, नरेश चढ़िया क्वेश्चन पूछे, सर कोई टेम्पल नहीं बनवाया क्या इन्होंने, ध्यान से सुनो। जितने भी हम पढ़ते हैं ना, भूमरा का शिव मंदिर पढ़ते कि नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में कितने सारे, पन्ना में नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो गुप्त राजा थोड़ी ना बनवाने आते होंगे, उनके सामंत ही क्या करते हैं, बनवाते। लेकिन क्रेडिट कभी भी सामंतों को नहीं मिलता है, जो बड़ा राजा है क्रेडिट हमेशा उसी को मिलेगा। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, सर कटनी में आपको मैं एक मंदिर पढ़ाऊंगा, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो जगह है वहां पे सिरपुर का मंदिर पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्लियर है कि नहीं। कटनी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मजगवा में सॉरी नचना कुठार में एक पार्वती मंदिर पढ़ाऊंगा इनका मैं आपको। भूमरा में शिव मंदिर पढ़ाऊंगा गुप्त काल का। खो में शिव मंदिर पढ़ाऊंगा गुप्त काल का, जब गुप्त राजाओं को पढ़ेंगे। तो क्या लगता है ये खुद गुप्त राजा बनवाने आ रहे होंगे इनको? नहीं, इनके जो यहाँ पे परिव्राजक और उच्चकल्प जो सामंत है वही बनवाते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी बिल्कुल राज्य बिल्कुल बगल बाजू बाजू में है कि नहीं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, फिर भी इनके बीच में लड़ाई वड़ाई झगड़े का कभी कोई जानकारी नहीं मिलता। उसका कारण, हाँ, क्योंकि दोनों ही किनके सामंत हैं, गुप्तों के, तो लड़ नहीं सकते सामंत कभी भी आपस में, याद रखना। मेरे दो सामंत कभी भी युद्ध नहीं कर सकते। अगर कोई भी दिक्कत होगी गुप्त राजा के पास आओ, वो तुमको सोल्यूशन देगा, बात खत्म। और यही कारण था कि इतने बाजू में होने के बाद भी जो है इनके बीच में कभी भी कोई युद्ध की जानकारी नहीं। तो याद रखना 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में बघेलखंड में तो एक उच्चकल्प वंश हुआ है और बुंदेलखंड में एक परिव्राजक वंश हुआ है। दोनों ही किनके सामंत हैं? गुप्तों के, क्योंकि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कहता है कि मेरा बुंदेलखंड में कौन है, परिव्राजक वंश सामंत, परिव्राजक राजा हमारे सामंत हैं, और बघेलखंड में जो है उच्चकल्प हमारे अधीनस्थ राजा। बन जाएगी बात सर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल पढ़ेंगे अब, ठीक है? जाओ।